इस व्याख्यान से पूर्व के व्याख्यान में हमने आयकर अधिनियम 1961 के कृषि आय के अर्थ और क्षेत्र को समझने, उसे लागू करने, धारा 10A के अंतर्गत छूट के उद्देश्य के लिए निश्चित आय कृषि आय के क्षेत्र के भीतर आती हो, कार्य की पहचान जो आंशिक रूप से कृषि और आंशिक रूप से गैर कृषि होती है और उस कार्य से व्यावसायिक आय और कृषि आय की गणना करना, गैर कृषि आय के साथ कृषि आय के आंशिक एकीकरण की अवधारणा को लागू करके और कृषि आय पर कर की गणना आदि बातों का अध्ययन हम कर चुके हैं। धारा 10 के विभिन्न खंडों के तहत निर्दिष्ट शर्तों की पालना करते हुए आय की पहचान करने जो कुल आय का भाग नहीं होगी, चाहे पूर्णतः या आंशिक, और उन खंडों के तहत छूट की मात्रा की गणना करना इस अध्याय में अब हम जानने जा रहे हैं। SEZ में नई इकाई स्थापित करने के लिए उसके तहत निर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखकर धारा 10AA के अंतर्गत उपलब्ध कटौती गणना भी इस अध्याय में हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अध्याय का अवलोकन कर लेते हैं। इस अध्याय में हम मुक्त आयों के बारे में बात करेंगे। मुक्त आयों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, पूर्णतः मुक्त आय और आंशिक मुक्त आय। पूर्णतः मुक्त आयों के अंदर शामिल किया जाता है कृषि आय को, जिसके बारे में हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। HUF की आय से सदस्य को प्राप्त राशि, भारत के बाहर रहने वाले निवासी की NRE खाते पर प्राप्त ब्याज, साझेदार की अंश आय, व्यक्ति को पारिश्रमिक के संबंध में मुक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है, NTRO को दी गई सेवाओं के लिए गैर निवासी के लिए आने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क, आपदा के कारण प्राप्त मुआवजा, सुकन्या समृद्धि खाते से भुगतान, भारत के नागरिक को सरकार द्वारा भारत के बाहर देय भत्ता, भोपाल गैस पीड़ितों को भुगतान, सरकार द्वारा शिक्षा छात्रवृत्ति पुरस्कार, नियोक्ता द्वारा देय आयकर, वीरता के प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त पेंशन, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति निधि से भुगतान, चाय बोर्ड सब्सिडी, अन्य सब्सिडी, इकाई स्कीम की एक इकाई के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ, MPs और MLAs को किए जाने वाले भुगतान, विशिष्ट उपक्रम, निर्दिष्ट कंपनी म्यूचुअल फंड के व्यवस्थापक से इकाई से आय, विधवा बच्चों सशस्त्र बल के सदस्यों के वारिस द्वारा प्राप्त परिवार पेंशन, घरेलू कंपनी के असूचीबद्ध शेयरों की वापसी क्रय नीति पर प्राप्त आय, निर्दिष्ट शहरी सीमाओं के भीतर कृषि भूमि के अनिवार्यता अधिग्रहण पर पूंजीगत लाभ, रिवर्स बंधक के लेन देन में प्राप्त आय, आंशिक कर मुक्त आय, अनुतोषिक, छुट्टी यात्रा रियायत, सेवानिवृत्ति पर अप्रयुक्त अर्जित छुट्टी का नकदीकरण, निवृत्ति पेंशन या रूपांतरण, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्तियां, छंटनी मुआवजा, LIC से प्राप्तियां, NPS ट्रस्ट से किसी एक कर्मचारी को अपने खाते को बंद करने या पेंशन योजना को चुनने के लिए भुगतान, मकान किराया भत्ता, आंशिक वापसी पर एक कर्मचारी को NPS ट्रस्ट से भुगतान, विशेष भत्ता या लाभ, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की आय, किसी अन्य व्यक्ति के लिए उत्पन्न ब्याज आय, एक सिक्किम व्यक्ति की आय की छूट, अवयस्क बच्चों की क्लब आय के संबंध में कर मुक्ति, धारा 115O में संदर्भित लाभांश, अध्यक्ष या एक सेवानिवृत्त अध्यक्ष या UPSC के किसी भी अन्य सदस्य को दिए गए निर्दिष्ट भत्ते और लाभ। अब हम बात करेंगे धारा 10 के तहत छूट, परस्पर अध्याय 6A के तहत कटौती। धारा 10 के विभिन्न खंडों में संदर्भित आय के विभिन्न विषय निर्धारित की कुल आय से घटाए जाएंगे। इन आयों को छूट वाली आयों के रूप में जाना जाता है। इसके फलस्वरूप वह आय कुल आय की संगणना में शामिल नहीं की जाएगी। इसके अंतर्गत यहाँ कुछ ऐसी आय होती है जो कुल आय में सम्मिलित होती है, लेकिन कुल आय के मूल्यांकन में अध्याय 6A के तहत पूर्णतः या आंशिक रूप से कटौती के लिए स्वीकृत होती है। छात्रों को एक धारा 10 के तहत छूट और अध्याय 6A के तहत कटौती के मध्य बहुत महत्वपूर्ण अंतर को ध्यान में रखना जरूरी है। धारा 10 के तहत छूट आय जो धारा 10 के तहत मुक्त होती है, कुल आय की गणना में सम्मिलित ही नहीं की जाएगी। धारा 6A के तहत कटौती वे आय जिससे अध्याय 6A के तहत कटौती स्वीकृति होती है, पहले सकल कुल आय में जोड़ी जाती है और उसके पश्चात सकल कुल आय में से उसकी कटौती दी जाती है। छूट जो प्रासंगिक अध्यायों के तहत विस्तारित है, exemptions which are discussed under the relevant chapters।
इस अध्याय में हम धारा 10 के प्रावधानों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो विभिन्न श्रेणियों की आय का विस्तृत विवरण करते हैं जो कर से मुक्त होती है। इस अध्याय में छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि अध्याय अवलोकन में सूचीबद्ध केवल छूट के विषय में विस्तृत विवरण है। बची हुई छूट के बारे में संबंधित अध्यायों में चर्चा की जाएगी, जैसा कि निर्दिष्ट है। संबंधित अध्यायों में विस्तारित छूटों की सूची, लिस्ट ऑफ एग्जेम्पशंस टू बी डिस्कस्ड इन रेस्पेक्टिव चैप्टर्स। वेतन से आय, जो आगे हम किसी अन्य व्याख्यान में बात करेंगे, उस हेड जिसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी भी कहते हैं, उसके अंतर्गत जो आंशिक या पूर्णतः कर मुक्त आय हैं उनका विवरण इस प्रकार है, जो धारा 10 में दी गई है। छुट्टी यात्रा रियायत, सरकार द्वारा भारत के नागरिक को भारत के बाहर देय भत्ता, अनुतोषिक, पेंशन के रूपांतरण में भुगतान, छुट्टी भुनाना, छंटनी मुआवजा, स्वैच्छिक निवृत्ति प्राप्ति, नियोक्ता द्वारा देय आय, भविष्य निधि से भुगतान, सेवानिवृत्ति से भुगतान, मकान किराया भत्ता, शुल्कों या निजी खर्च से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए विशेष भत्ता या लाभ, अध्यक्ष या सेवानिवृत्त अध्यक्ष या यूपीएससी के किसी अन्य सदस्य को विशेष भत्ते या सुविधा का भुगतान। पूंजीगत लाभ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस के हेडिंग में से जो छूटें मिलेगी। इकाई स्कीम की इकाई के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ, घरेलू कंपनी के असूचीबद्ध अंशों के पुनर्खरीद पर प्राप्त आय, निर्दिष्ट शहरी सीमाओं के भीतर कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर पूंजीगत लाभ, रिवर्स बंधक के लेन देन में प्राप्त आय। अन्य स्रोतों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत मिलने वाली छूटें। कुछ व्यक्तियों के लिए उत्पन्न ब्याज आय, विधवा, बच्चों, सशस्त्र दलों के सदस्यों द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन, धारा 115 सबसेक्शन ओ में संदर्भित लाभांश, निर्धारित की कुल आय में सम्मिलित अन्य व्यक्तियों की आय, माता पिता के हाथों में शामिल नाबालिग की आय के संबंध में छूट के बारे में भी हम संबंधित चैप्टर में बात करेंगे। सकल कुल आय से कटौतियाँ, एलआईसी से प्राप्तियाँ, एनपीएस ट्रस्ट में से किसी एक कर्मचारी को अपने खाते को बंद करने या पेंशन योजना से बाहर निकलने पर किया गया भुगतान, आंशिक वापसी पर एक कर्मचारी को एनपीएस से किया गया भुगतान। अब हम बात करेंगे कुल आय में असम्मिलित आय, इनकम्स नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। अब हम विभिन्न आयों पर एक नज़र डालेंगे जो कर मुक्त होती है और ऐसी छूट का लाभ उठाने के लिए संतुष्ट की जाने वाली शर्तों के बारे में बात करेंगे। इसमें से एक आय है कृषि आय, जिसके बारे में हम विस्तृत में पहले ही बात कर चुके हैं। शेष आयों के बारे में हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे।